हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। आज हम मटेरियल टेस्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज का जो हमारा लेक्चर होगा, उस लेक्चर के अंदर हम टॉपिक जो कवर करेंगे वो होंगे हम स्टडी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल। आज हम पढ़ेंगे कि क्यों हम स्टडी बिल्डिंग मटेरियल्स की हम स्टडी क्यों करते हैं। दूसरा, स्टोन्स और उसके क्लासिफिकेशंस देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टोन देखेंगे, और स्टोन पे जो है टेस्टिंग जो स्टोन पे करी जाती है, कुछ इंपॉर्टेंट टेस्टिंग जो है स्टोन के ऊपर हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर हम। ये आपका यूनिट 1 का सिलेबस है, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड टेस्टिंग का। बिल्डिंग मटेरियल टेस्टिंग कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस का ये फर्स्ट यूनिट का सिलेबस है। इसमें जो है आप जो है 7 तरह के बिल्डिंग मटेरियल्स आप स्टडी करोगे। तो इसमें नंबर 1 जो है स्टोन है, फिर ब्रिक है, फिर ब्लॉक्स है, सीमेंट हो गया, फिर कंक्रीट हो गया आपका, ठीक है, फिर एग्रीगेट और फिर वुड। तो टोटल 7 मटेरियल्स हमें स्टडी करने हैं। इसी तरीके से जो सेकंड यूनिट आएगी उसके अंदर भी कुछ मटेरियल्स ही होंगे। तो 2 यूनिट आपकी मटेरियल बेस्ड है, ठीक है। तो ये फर्स्ट यूनिट का आपका सिलेबस हो गया। नेक्स्ट जो है, ये जो है इस चैप्टर से जो मैं ये वाला लेक्चर लूंगा, इस लेक्चर में जो है आपके ये क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर्स के अंदर आए हुए हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि गेटवे क्लासेस की ऐप के ऊपर आपके फोर्थ सेमेस्टर के कोर्सेज जो हैं, कॉम्बो पैक फोर्थ सेमेस्टर का लॉन्च हो चुका है। आप सब उसको अवेल करके अपनी जो तैयारी जो है आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1। और पहला इसका टॉपिक है बिल्डिंग मटेरियल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं बिल्डिंग मटेरियल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो बिल्डिंग मटेरियल्स क्या है? दीज आर द मटेरियल्स विच आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन। जिसको हम कंस्ट्रक्शन के अंदर इस्तेमाल करते हैं, वो बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं। जैसे कि मान लिया आपका रोड बन रही है, तो रोड के अंदर हमें जो है कई तरह के मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी सॉइल की रिक्वायरमेंट है। फिर उसके बाद हमें गिट्टी की रिक्वायरमेंट है, जिसको हम एग्रीगेट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें कोल तार की रिक्वायरमेंट है। कोल तार हम इसको नॉर्मल भाषा में कोल तार बोलते हैं, मगर टेक्निकल टर्म उसकी क्या है? बिटुमिन। तो हमें बिटुमिन की रिक्वायरमेंट है, हमें जो है एग्रीगेट्स की रिक्वायरमेंट है, हमें सॉइल की रिक्वायरमेंट्स है। दीज आर द बिल्डिंग मटेरियल्स। तो ये क्या हो गए? बिल्डिंग मटेरियल्स हो गए। उसके बाद जो है, जैसे मान लिया हमें हमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना है, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ब्रिक की रिक्वायरमेंट है, हमें जो है एग्रीगेट्स की रिक्वायरमेंट्स है, वहां भी सीमेंट की हमें वहां पे रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। ऐसे ही सीमेंट की रिक्वायरमेंट रोड वर्क में ही पड़ सकती है, ठीक है। तो दीज आर बिल्डिंग मटेरियल्स विच आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन वर्क। और कंस्ट्रक्शन वर्क किसी भी तरह का हो सकता है, रोड का भी हो सकता है, बिल्डिंग का भी हो सकता है, डैम का भी हो सकता है, ब्रिजेस का भी हो सकता है। तो किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन वर्क हो सकता है। उन सारे कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर हमें बिल्डिंग मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। तो ये कौन-कौन से कंस्ट्रक्शन वर्क्स होते हैं? जैसे बिल्डिंग हो गया, रोड्स हो गया, ब्रिजेस हो गया, टनल हो गया, डैम हो गया, ठीक है। इन सब में हमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट, इनको बनाने के लिए जो सुपर स्ट्रक्चर्स हैं, इनको बनाने के लिए हम जो है बिल्डिंग मटेरियल्स की जो है इस्तेमाल करते हैं। दीज मटेरियल्स बियर्स 50 टू 80% ऑफ द टोटल कॉस्ट। यानी कि ये जो मटेरियल्स होते हैं 50 से लेके 80% तक जो पूरे स्ट्रक्चर की जो कॉस्ट आने वाली, जिसमें मेन और मटेरियल दोनों मिला के अगर हम बात करें टोटल कॉस्ट की, तो उस टोटल कॉस्ट का 50 से लेके 80% जो है सिर्फ मटेरियल ही बियर करता है, ठीक है। अब दूसरा, तीसरी चीज क्या है इसके अंदर, कि जो स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ होगी, या फिर स्ट्रक्चर की एफिशिएंसी होगी, या फिर एस्थेटिक अपीयरेंस होगी, ठीक है। तीन तरह की बातें हमने करी, या तो स्ट्रेंथ जो उसकी मजबूती है वो, या फिर फंक्शनल एफिशिएंसी यानी कि किस एफिशिएंसी के साथ वो काम कर रहा है वो, और थर्ड क्या है? उसकी एस्थेटिक अपीयरेंस, वो देखने में कैसा लग रहा है। इन ये सारी तीन चीजें, ये जो तीन चीजें हैं, वो इसके ऊपर डिपेंड करती हैं कि हमने किस तरह का बिल्डिंग मटेरियल, उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए किस तरह का बिल्डिंग मटेरियल हमने इस्तेमाल किया है। जैसे कि अगर मान लिया हम बात करें कि हमने जो फर्श बनाया है वो मार्बल का फर्श बनाया है, ठीक है। वो मार्बल फ्लोरिंग हमने करी है, तो मार्बल फ्लोरिंग जो है लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, बहुत टाइम तक चलेगी, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ आ गया, एस्थेटिक अपीयरेंस भी उसकी बहुत अच्छी होगी मार्बल की, ठीक है। और उसकी फंक्शनल एफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी स्ट्रेंथ, फंक्शनल एफिशिएंसी और एस्थेटिक अपीयरेंस। ये सब जो है तीनों की तीनों चीजें, ये जो है आपकी बिल्डिंग मटेरियल की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करती है। अब आपके कौन-कौन से बिल्डिंग मटेरियल्स हो सकते हैं? बिल्डिंग मटेरियल्स आपके कई तरह के होते हैं। तो यहाँ पे मैं मेन बिल्डिंग मटेरियल्स की बात करते हैं अगर हम, यहाँ पे आगे बिल्डिंग स्टोन्स और एग्रीगेट, ठीक है। हम जिसको हम बोलते हैं एग्रीगेट और स्टोन्स, ठीक है। स्टोन से क्या बनता है? आपका एग्रीगेट बनता है। उसके बाद आपकी ब्रिक्स और टाइल्स आ गई, ये भी बिल्डिंग मटेरियल्स है। लाइम और सीमेंट आ गया। उसके बाद आपका मोर्टार एंड कंक्रीट आ गया। सैंड, सुर्खी। सुर्खी क्या चीज है? यहाँ पे हम देख लेते हैं सुर्खी क्या चीज है। सुर्खी जो है, अगर आप ब्रिक के टुकड़े कर लो, ब्रिक के टुकड़ों को क्रश कर दो, और फाइनली डिवाइडेड, फाइनली पाउडर्ड के अंदर जो ब्रिक के छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको फाइनली पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो दैट पाउडर इज कॉल्ड सुर्खी। उसको हम सुर्खी बोलते हैं। टिम्बर हो गया,
प्लाईवुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, पीवीसी हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, आयरन, स्टील एंड अलॉयज हो गया, इंसुलेटिंग मटेरियल्स हो गए और रूफ कवरिंग मटेरियल्स हो गए। तो ये सारे बहुत तरह के हमारे बिल्डिंग मटेरियल्स हैं जो कि हमने स्टडी करने हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज रह गई, जैसे ग्लास हो गया। यहाँ पे पेंट और ग्लास भी लिखना है हमें, जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं पेंट, ठीक है, पेंट्स, ये भी बिल्डिंग मटेरियल्स में ही आएगा, पेंट्स और ग्लासेस, ठीक है, ग्लासेस, ठीक है, ग्लास भी आपका बिल्डिंग मटेरियल हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से इसके अंदर वुड नहीं है, अच्छा वुड है तो वुड भी आपका बिल्डिंग मटेरियल्स हो गया, प्लेंट और ग्लासेस मैंने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। तो अब हम आगे स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फैक्टर गवर्निंग द चॉइस ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, यानी कि ऐसे फैक्टर्स जिनको हम इस्तेमाल करते हैं बिल्डिंग मटेरियल्स को चूज करने के लिए कि हमें जो है कौन सा बिल्डिंग मटेरियल हमें लगाना है। मान लिया हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं या फिर हम कोई जो है ब्रिज बना रहे हैं या फिर कोई हम टनल बना रहे हैं, तो उसके अंदर में बिल्डिंग मटेरियल का इस्तेमाल करना है। तो अब बिल्डिंग मटेरियल हम कौन सा इस्तेमाल करें, किस तरह से सिलेक्शन करें बिल्डिंग मटेरियल का, उसके फैक्टर्स क्या हैं, यानी कि बिल्डिंग मटेरियल को सिलेक्ट करने के फैक्टर्स क्या हैं, क्या आप सोच के बिल्डिंग मटेरियल सेलेक्ट करोगे, ठीक है। जैसे कि मान लिया मुझे फर्श बनाना है, तो फर्श में मैं जो है मार्बल फ्लोरिंग का इस्तेमाल करूं, या फिर हम उसके अंदर जो है टाइल्स का इस्तेमाल करें, या फिर उसके अंदर हम सिंपल फ्लोरिंग करें, मोजाइक टेरेजो फ्लोरिंग कर दें, ठीक है। तो किस तरह का मटेरियल हम चूज करें, वो फैक्टर्स जो हैं आपके ये हैं। सबसे पहला फैक्टर आपका कॉस्ट है। सबसे पहले तो हम अपनी जेब देखेंगे कि हमारा खर्चा कितना है, हम कितना खर्च कर सकते हैं। अगर हम ज्यादा खर्च कर सकते हैं तो मार्बल फ्लोरिंग कर लो, और अगर हम कम खर्च कर सकते हैं तो टेराजो फ्लोरिंग कर लो, या फिर और जो सीमेंटेड फ्लोरिंग है वो कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले तो कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास पैसा कितना है, ठीक है। वन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन व्हेन चूजिंग बिल्डिंग मटेरियल इज द कॉस्ट। इट शुड बी कॉस्ट एफिशिएंट, यानी कि ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो कि कॉस्ट एफिशिएंट हो, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी को देख के, यानी कि हम ये हमारे दिमाग में ये रहना चाहिए, ये हमारे हमारे दिमाग में होना चाहिए कि वो हमें वो जो कोई भी स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं वो कितने समय तक इस्तेमाल करना है। अगर हमें वो स्ट्रक्चर जो है परमानेंट स्ट्रक्चर बनाना है, यानी कि लॉन्ग लास्टिंग स्ट्रक्चर बनाना है जो कि 20-25 साल के लिए इस्तेमाल होगा, तो 25-30 साल 50 साल के लिए इस्तेमाल होगा, तो वहां पे हमें अच्छा मटेरियल इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। और अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि टेम्पररी है, हमारा टेम्पररी स्ट्रक्चर है, तो वहां पे आप इंफीरियर क्वालिटी का मटेरियल भी इस्तेमाल कर लोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो ड्यूरेबिलिटी, कि आपकी ड्यूरेबिलिटी कितनी चाहिए, द बिल्डिंग मटेरियल शुड बी मोर रेजिस्टेंस टू डिके, मॉइस्चर एंड अदर एनवायरमेंटल हैजार्ड्स, ठीक है। तो अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग आपको मटेरियल आपको जो है स्ट्रक्चर बनाना है, तो उसपे जो है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स आएंगे, जैसे कि तेज तूफान, आंधी, बारिश, ठीक है। ये सब क्या करेंगे, बिल्ड जो आपने बिल्डिंग मटेरियल इस्तेमाल किया है उसको डिटेरियोरेट करेंगे। तो जितना अच्छी क्वालिटी का बिल्डिंग मटेरियल होगा वो कम डिटेरियोरेट होगा, यानी कम खराब होगा, और जो इंफीरियर क्वालिटी का बिल्डिंग मटेरियल है वो जल्दी खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ड्यूरेबिलिटी के ऊपर कि आपको कितना स्ट्रक्चर जो है कितनी लाइफ स्पैन के लिए आपको चलाना है, ठीक है, दैट इज ड्यूरेबिलिटी। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब ये कि आपके पास जो बिल्डिंग मटेरियल है वो अवेलेबल भी है या नहीं। जैसे कि अगर हम बात करें कि पहाड़ी स्थानों पर, तो पहाड़ी स्थानों पे जो है अगर मुझे वॉल बनानी हो तो वहां पे मैं ब्रिक की वॉल नहीं बना पाएंगे हम, क्योंकि वहां पे जो है ब्रिक जो है अवेलेबल नहीं है। अगर वहां पे स्टोन अवेलेबल है तो हम स्टोन का इस्तेमाल करके जो है दीवार बना लेंगे, ठीक है। तो आपने पहाड़ी इलाकों के अंदर देखा होगा कि जितनी भी जो दीवारें बनी रहती हैं वो वहां पे अधिकतर जो है स्टोन वॉल्स जो है बनी रहती हैं, ठीक है। स्टोन मैसेजरी वहां पे यूज होती है। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू बाय रेडिली एंड नियरली अवेलेबल बिल्डिंग मटेरियल, यानी कि जो भी हमारे पास हो ऐसा बिल्डिंग मटेरियल हम इस्तेमाल करें, ठीक है। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस। सेलेक्ट मटेरियल दैट हैव द स्ट्रक्चरल कैपेबिलिटी टू सपोर्ट द बिल्डिंग लोड। हमें ऐसा बिल्डिंग मटेरियल इस्तेमाल करना चाहिए जो कि जो स्ट्रक्चर का लोड है उसको बियर कर सके। जैसे कि मान लिया हमें वॉल बनानी है, तो वॉल का लोड जो है वो स्टोन, अगर स्टोन की वॉल बना रहे हैं हम, पत्थर की दीवार बना रहे हैं, तो पत्थर जो है वो वॉल के ऊपर आने वाले लोड को बियर कर सके, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस। इट शुड बी सच दैट, और मटेरियल आपका इस तरह का होना चाहिए कि वो खुद से जो है कोई केमिकल रिएक्शन ना करे जिससे कि उसके अंदर रहने वाले लोगों को प्रॉब्लम हो, ठीक है। जैसे कि मान लिया इट शुड बी सच दैट ऑक्यूपेंट्स ऑफ द बिल्डिंग लिव कंफर्टेबली विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट लाइक दोज कॉज्ड बाय द हार्मफुल केमिकल इमिशन। यानी कि वो बिल्डिंग मटेरियल खुद ऐसा ना हो कि वो खुद हार्मफुल केमिकल्स को जो है इमिट करे, यानी कि हार्मफुल केमिकल जो है डेवलप करे जिससे कि जो है अंदर के रहने वाले जो लोग हैं वो उससे प्रभावित हो। ऐसा बिल्डिंग मटेरियल आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस, ठीक है। मेंटेनेंस जो है यानी कि ऐसा बिल्डिंग मटेरियल होना चाहिए जिसकी मेंटेनेंस जो है इजी हो, और जिसकी मेंटेनेंस हमें बार बार करने की रिक्वायरमेंट ना पड़े।
क्योंकि मेंटेनेंस से क्या होता है, खर्चा होता है। इट शुड बी इजी टू मेंटेन, मेंटेनेंस विल हेल्प टू कीप द बिल्डिंग लुकिंग फॉर गुड फॉर लॉन्ग लॉन्ग। यानी कि अगर आप बिल्डिंग मटेरियल्स की मेंटेनेंस आप करते रहते हो, उसको साफ सफाई रखते रहते हो, तो क्या होता है, वो जो बिल्डिंग है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलती है। ठीक है, नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल और देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब हम देखते हैं स्कोप ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, यानी कि हम जो है बिल्डिंग मटेरियल्स को क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्यों हमें बिल्डिंग मटेरियल्स पढ़ने चाहिए। ठीक है, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो क्यों पढ़ने में सबसे पहले आता है आपका क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, यानी कि हम बिल्डिंग मटेरियल की स्टडी इसलिए करते हैं कि हमें क्लासिफिकेशन पता चल जाता है कि क्या सीमेंट है, क्या सैंड है, क्या एग्रीगेट है, और एग्रीगेट के अंदर भी क्या फाइन एग्रीगेट है, क्या कोर्स एग्रीगेट है। फाइन एग्रीगेट का मतलब कि जो आपका स्टोन है वो छोटा, बहुत छोटा महीन स्टोन है जिसे हम सैंड बोलते हैं, और अगर बहुत ज्यादा बड़ा स्टोन है जैसे कि हमें एग्रीगेट हो गया, या फिर पेबल्स हो गए, ठीक है, या फिर बोल्डर्स हो गए, तो हमें उसको जो है क्लासिफाई करना जो है हम सीख जाते हैं अगर हमें बिल्डिंग मटेरियल्स की नॉलेज है तो। ठीक है, तो स्टडिंग बिल्डिंग मटेरियल रेंजिंग फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंसेस, और ये जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं वो नेचुरल सब्सटेंसेस के भी हो सकते हैं, जैसे कि स्टोन हो गया, टिम्बर हो गया, सॉइल हो गया। दीज थ्री मटेरियल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल वे, यानी कि हमें जो है प्रकृति ने प्रदान करे हैं स्टोन, टिम्बर और सॉइल। और कुछ जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं वो हमने खुद इंसान ने बनाए हैं, जैसे कि कंक्रीट हो गया, स्टील हो गया, ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया। तो इन सब सब मटेरियल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं अगर हमें बिल्डिंग मटेरियल्स की नॉलेज है तो। ठीक है, नेक्स्ट इज मटेरियल प्रॉपर्टीज एनालिसिस, यानी कि हम जो है जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जान सकते हैं। जैसे कि मान लिया आपका स्टोन है, तो स्टोन जो है कितनी स्ट्रेंथ बियर कर सकता है। ठीक है, अगर आपका सीमेंट है तो सीमेंट जो है, सीमेंट का जो सेटिंग टाइम है वो कितना होगा, सीमेंट का जो है इनिशियल सेटिंग टाइम कितना है, फाइनल सेटिंग टाइम कितना होगा, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पता चलता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज के बारे में पता चलता है। अब ये प्रॉपर्टीज जो है तीन तरह की हो सकती हैं। सबसे पहले केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टी, और थर्ड जो है आपकी केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर क्या आता है आपका डेंसिटी, पोरोसिटी, मॉइस्चर कंटेंट, ये तीन चीज आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आती हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अंदर क्या ऐसा है कि जैसे कि आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यानी कि कितना कंप्रेसिव लोड वो बियर कर सकता है। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, कितना टेंसाइल फोर्स वो जो आपका स्टोन है या फिर कोई आपकी ब्रिक है, कितना टेंसाइल फोर्स जो है ब्रिक बियर कर सकती है। इलास्टिसिटी, यानी कि कितना खिंच सकता है। ठीक है, इलास्टिसिटी कितनी है, प्लास्टिसिटी कितनी है, हार्डनेस क्या है, डक्टिलिटी क्या है। दीज आर द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट इज थर्मल एंड इन्वायरमेंटल, थर्मल एंड एनवायरमेंटल प्रॉपर्टीज, जैसे कि आपकी थर्मल कंडक्टिविटी, उसके अंदर हीट पास हो सकती है, नहीं है, नहीं हो सकती है। जैसे कि आपका स्टील है, तो स्टील के अंदर हीट पास हो सकती है। अगर कोई स्ट्रक्चर स्टील स्ट्रक्चर है तो उसमें गर्मियों के टाइम में रहना बहुत कठिन है, क्योंकि वो क्या करता है, डायरेक्टली हीट को जो है पास करता है नीचे की साइड। तो गर्मियों के टाइम में अगर स्टील स्ट्रक्चर होगा तो वो गर्म रहेगा, और सर्दियों के टाइम में वो बहुत ज्यादा ठंडा रहेगा, क्योंकि वो क्या करता है, हीट को कंडक्ट करता है। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी, हीट कैपेसिटी, फायर रेजिस्टेंस, यानी कि अगर आप जो है अगर आप स्टील स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हो तो उसकी फायर रेजिस्टिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, क्योंकि अगर आग लग जाएगी तो उस आग लगने पे एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिसपे आपकी जो स्टील है वो पिघलने स्टार्ट हो जाएगी। मगर अगर आप आरसीसी बिल्डिंग बनाते हो, रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाते हो, तो उसमें अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी हो जाएगा तो भी जो है वो बिल्डिंग जो है आपकी फायर रेजिस्टेंट रहेगी, उसमें आग जो है, दीवारों में आग नहीं लगेगी। ठीक है, एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, कितना सस्टेनेबल है, कार्बन फुटप्रिंट क्या है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं परफॉर्मेंस एंड टेस्टिंग, यानी कि हम क्यों स्टडी करते हैं बिल्डिंग मटेरियल की। हमें पता चलता है कि हमें जान पाते हैं कि कोई भी बिल्डिंग मटेरियल है उसकी परफॉर्मेंस क्या है, मार्बल की परफॉर्मेंस क्या है, और अगर हम जो है मोजाइक या टेरेजो फ्लोरिंग करते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस क्या है, अगर हम सीमेंट सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग करते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस क्या है, वो कितने टाइम तक चलेगी, मार्बल फ्लोरिंग जो है कितने टाइम तक चलेगी। ठीक है, परफॉर्मेंस के बारे में हम जान सकते हैं। और परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। तो टेस्टिंग जो है हम कर सकते हैं अगर हमें बिल्डिंग मटेरियल्स की नॉलेज है। टेस्टिंग कौन कौन सी हो सकती है, लेबोरेटरी टेस्टिंग हो सकती है। ठीक है, लेबोरेटरी टेस्टिंग यानी कि जो लेबोरेटरी के अंदर करी जाती है। दूसरी टेस्टिंग कौन सी हो सकती है, फील्ड टेस्टिंग, लेबोरेटरी के अंदर करे जाने वाली लेबोरेटरी टेस्टिंग, और फील्ड के अंदर करे जाने वाली फील्ड टेस्टिंग। फील्ड टेस्टिंग जनरली देख के करी जाती है, ठीक है, देख के, छू के। ठीक है, फील्ड टेस्टिंग ऐसी होती है टू इवैल्यूएट द क्वालिटी ऑफ द बिल्डिंग मटेरियल, सच एज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं हम इसके अंदर। जैसे लेबोरेटरी टेस्टिंग है तो उसके अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक होती है। ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट कर सकते हैं, ड्यूरेबिलिटी असेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन, यानी कि हमें ये पता चलता है बिल्डिंग मटेरियल की स्टडी करने से कि हम उस बिल्डिंग मटेरियल को कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
जैसे कि मान लिया अगर हमें कोई ऑफिस बनाना है, तो ऑफिस बनाने के लिए हमें टाइल फ्लोरिंग करनी चाहिए, ठीक है, ताकि जो है ऑफिस ऑफिस जो है वो ठीक ठाक देखने में सही लगे, ठीक है। और अगर हमें कोई वेयर हाउस बनाना है, तो वेयर हाउस में अगर हम जो है ब्रिक की फ्लोरिंग भी कर दें, ब्रिक फ्लोरिंग भी कर दें, तो भी वहां पे चल जाएगा, ठीक है। तो एप्लीकेशंस के बारे में पता चलता है, सिलेक्शन हम कर सकते हैं कि कौन सा बिल्डिंग मटेरियल हमें लगाना है, ठीक है। तो डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट मटेरियल्स फॉर स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स, फाउंडेशन, वॉल, रूफ, फिनिशेस, ठीक है। हमें फाउंडेशन के अंदर किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल करना है, हमें वॉल्स के अंदर किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल करना है, हमें रूफ के अंदर किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल करना है, इन सब की नॉलेज हमें हो जाती है बेस्ड ऑन साइट, इन्वायरमेंटल एंड लोडिंग कंडीशन। कि कैसे हम चेक करते हैं, कैसे हम सिलेक्शन करते हैं कि साइट कंडीशन को देख के, फिर इन्वायरमेंटल कंडीशन को देख के वहां की, और फिर लोडिंग कंडीशन को वहां पे देख के, ठीक है। अगर लोड ज्यादा आ रहा है तो अच्छी क्वालिटी का जो है हम बिल्डिंग मटेरियल लगाएं, ताकि वो ऐसा क्वालिटी का बिल्डिंग मटेरियल लगाएं जो कि जो ज्यादा लोड बियर कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सस्टेनेबिलिटी एंड इनोवेशन, ठीक है। रिसर्चिंग इको फ्रेंडली बिल्डिंग मटेरियल जैसे कि फ्लाई ऐश, बैम्बू, ठीक है, रिसाइकलिंग मेथड्स जैसे कि स्मार्ट मटेरियल्स, सेल्फ हीलिंग कंक्रीट, इंटेलिजेंट ग्लास, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी रिसेंट जो है बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, या स्मार्ट बिल्डिंग मटेरियल्स भी बोल सकते हैं इनको हम, ठीक है। तो इनके बारे में हमें नॉलेज होती है बिल्डिंग मटेरियल की स्टडी करने से। इकोनॉमिक्स एंड लॉजिस्टिक, हमें इकोनॉमिक्स के बारे में पता चलता है कि कौन सा बिल्डिंग मटेरियल जो है, अगर अगर हम इस तरह का बिल्डिंग मटेरियल इस्तेमाल करते हैं जिसकी क्वालिटी अच्छी है, तो उसकी उसमें कितना आपका खर्चा आएगा, ठीक है। दैट इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, कि इसकी इकोनॉमी कैसी है और दूसरे वाले बिल्डिंग मटेरियल इस्तेमाल इस्तेमाल करते हैं तो उसकी इकोनॉमिक्स कैसी है, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब हम स्टार्ट करते हैं जैसे अपना फर्स्ट टॉपिक स्टोन, पहला बिल्डिंग मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा क्या है, स्टोन है, ठीक है। अब स्टोन क्या है, सबसे पहली बात, जो स्टोन है आपका नेचुरली अवेलेबल है, यानी कि इसको इंसान ने नहीं बनाया, इसको जो है नेचर ने हमें प्रोवाइड करा है। इट इज नेचुरली अवेलेबल बिल्डिंग मटेरियल। स्टोन हैज बीन यूज्ड फ्रॉम द अर्ली एजेस ऑफ सिविलाइजेशन, यानी कि बहुत टाइम से जो है आदमी स्टोन का इस्तेमाल करता आ रहा है, आज से कम हजारों साल पहले से जो है इंसान जो है स्टोन का इस्तेमाल करता आ रहा है, ठीक है। इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म्स ऑफ रॉक्स। स्टोन हमें कहां से मिलते हैं, स्टोन हमें चट्टानों से मिलते हैं। ये कहां से मिलते हैं, हमें चट्टानों से मिलते हैं, विच इज कट टू रिक्वायर्ड साइज एंड शेप एंड यूज एज ए बिल्डिंग ब्लॉक्स। इन चट्टानों को हम अपनी साइज के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग साइज में कट कर लेते हैं और फिर इसको इस्तेमाल करते हैं बिल्डिंग मटेरियल्स के अंदर, बिल्डिंग के अंदर। इट हैज बीन यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन स्मॉल रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स टू लार्ज प्लेसेस, टेम्पल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। कहीं भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि आप देखते हो कि रेड फोर्ट जो है, ये जो लाल किला, दिल्ली का लाल किला है, वो आपका जो है स्टोन से ही, पूरा स्टोन से बना हुआ है ये, ठीक है। ताजमहल जो है आपका पूरा स्टोन से बना हुआ है। ऐसे ही विधानसभा जो बैंगलोर में है, ये भी पूरा स्टोन का ही आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका सम इंपॉर्टेंट स्टोन। अब कुछ ऐसे स्टोन देखते हैं कि जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और करंट के टाइम में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। इसमें सबसे पहला स्टोन है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एक तो बहुत ज्यादा हार्डेस्ट, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टोन है, जिसको हम आज के करंट के टाइम पे बहुत जगह जो ऑर्नामेंटल वर्क्स हैं हमारे, जो कि फेस वर्क्स हैं, जहां पे हमें सुंदरता दिखानी होती है, वहां पे हम ग्रेनाइट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये ग्रेनाइट जो है, ग्रेनाइट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ग्रेनाइट के कुछ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हम देखेंगे कि किस तरह से ग्रेनाइट जो है मिलके बना होता है, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलके बना होता है, क्या उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, कलर क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इट इज द मोस्ट वैल्यूएबल स्टोन, सबसे वैल्यूएबल स्टोन है फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए, ठीक है। कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल स्टोन है ये। किससे बना होता है, इसके मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, ये किन किन मिनरल्स से मिलकर बना होता है। तो ये आपका क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार और माइका, तीन चीजों से, तीन मिनरल से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है 2.63 से लेके 2.75 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, जो कि बहुत ज्यादा है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा है तो इसका वेट ज्यादा होगा, और अगर वेट ज्यादा है तो उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, यानी कि उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो कलर क्या है, इट हैविंग लाइट और डार्क ग्रे, पिंकिश और रेडिश कलर। तो इसके जो है इतने सारे कलर हैं, लाइट ग्रे भी है, डार्क ग्रे भी है, पिंक कलर में भी आता है और रेडिश कलर में भी आता है। ये अधिकतर हम इसको अपनी किचन्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, फ्लोरिंग के अंदर इसको बहुत जगह इस्तेमाल करा जाता है, क्योंकि इसकी हार्डनेस जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अगर इस पे सरफेस पे स्क्रैच मार के आप देखोगे, इस तरीके से रबिंग करोगे, तो जल्दी से जो है इसके ऊपर जो ग्रेनाइट है उसके ऊपर जल्दी से स्क्रैच मार्क नहीं आएगा। तो इसको बोलते हैं कि वो बहुत ज्यादा हार्ड है, ग्रेनाइट बहुत ज्यादा हार्ड है। इसकी जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है, यानी कि अगर इसको आप इस तरीके से कंप्रेस करोगे, इसकी जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 1000 से लेके 1400 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, ठीक है। इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, हैवी, हार्ड एंड ड्यूरेबल,
ठीक है, यानी कि ड्यूरेबल का मतलब बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत टाइम तक चलने वाला है और इस पे वेदरिंग इफेक्ट नहीं होता, यानी कि अगर अगर जो है बारिश आ जाए या तूफान आ जाए, एक्सटर्नल दीवार की एक्सटर्नल फेसेस पे हमने इसको इस्तेमाल कर रखा है, तो बारिश आंधी तूफान का इस पे कोई असर नहीं होता है, ठीक है। लॉन्ग लास्टिंग है ये। इसकी कॉस्ट जो है थोड़ी-सी ज़्यादा रहती है, ठीक है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है इसकी, तो इसकी कॉस्ट जो है ज़्यादा रहती है। इसको कहाँ-कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? इसको ऑर्नामेंटल वर्क्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जहाँ पे हमें सुंदरता दिखानी हो, वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अब किसी बिल्डिंग है, उसकी आउटर सरफेस पे इस्तेमाल करेंगे या फिर फ्लोरिंग के अंदर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस पियर्स, ठीक है? जो ब्रिज के पियर्स हैं, वो ग्रेनाइट के बनाए जाते हैं। सी वॉल, जो सी के चारों तरफ जो वॉल बनाते हैं, वो ग्रेनाइट की बनती है, ठीक है? ये सारी जो है ग्रेनाइट्स की होती हैं। नेक्स्ट स्टोन जो है हमारा सैंडस्टोन है। सैंडस्टोन भी आपका जो स्ट्रेंथ के मामले में देखें अगर या ड्यूरेबिलिटी के मामले में देखें सैंडस्टोन, तो वो भी आपका मिलता-जुलता जो है आपकी ग्रेनाइट से ही है, ठीक है? ये भी आपका जो है ऑर्नामेंटल वर्क्स के अंदर इस्तेमाल करा जाता है। इसकी ग्रेविटी भी अच्छी होती है, इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, ठीक है? दीज़ आर द कंपोज्ड ऑफ सैंड ग्रेन्स। अभी किससे मिलके बना होता है? ये तो माइका, क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार और माइका से बना होता है। ये बना होता है आपके मिनरल्स कौन से हैं इसके अंदर? सैंड ग्रेन्स सीमेंटेड टुगेदर बाय कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट, यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है आपके सैंड ग्रेन के साथ कंपोज हो जाते हैं, फिर आपका क्या बनता है? सैंडस्टोन आपका बनता है यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो गया आपका? सैंड ग्रेन्स हो गया और कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है मिलके आपका क्या बना रहे हैं? सैंडस्टोन बना रहे हैं। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.25 है, ठीक है? जो कि इससे थोड़ा कम है, मगर फिर भी ये अच्छी है, ठीक है? इसका कलर व्हाइट होता है, ग्रे, ब्राउन और रेड इन कलर, ठीक है? इसकी जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो 400 से लेके 800 है, जो कि इससे कम है मगर फिर भी ठीक है, ठीक है? दीज़ आर द स्ट्रॉन्ग अंडर प्रेशर, दीज़ आर द हार्ड, नॉन एब्सॉर्बेंट, स्ट्रॉन्ग एंड हेवी, ठीक है? दीज़ आर इजीली वर्केबल, इस पे वर्क करना आसान है, ठीक है? यहाँ पे वर्क करना थोड़ा टफ है, इसको काटना जो है बहुत बहुत मुश्किल है ग्रेनाइट को, मगर ये जो सैंडस्टोन है इस पे वर्क करना आसान होता है, यानी कि इसको आप आसानी से किसी भी शेप में जो है इसको कट करके इसकी सरफेस को आप किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हो। ऑल्सो रेजिस्ट द वेदरिंग एंड इन ए बेटर वे, यानी कि जो वेदरिंग इफेक्ट है, यानी कि जो एक्सटर्नल एजेंसीज हैं, जो एक्सटर्नल वेदरिंग एजेंसीज है, जैसे कि रेन हो गया, आंधी तूफान बारिश, ये सब चीज हो गया, इसको ये आराम से बियर कर सकता है, ठीक है? दीज आर यूज्ड फॉर द फेस वर्क, इसको भी फेस वर्क और ऑर्नामेंटल वर्क्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ऐसी जगह इस्तेमाल करते हैं जहां पे हमें जो है सुंदरता दिखानी होगी, ठीक है? तो ये हो गया आपका सैंडस्टोन। नेक्स्ट स्टोन जो है आपका लाइमस्टोन, ठीक है? लाइमस्टोन क्या है? वो थोड़ा सा जो है इसी तरीके से आपका सैंडस्टोन की तरीके से होता है, मगर इसके जो है कंपोनेंट्स अलग हो जाएंगे। दीज आर द कार्बोनेट ऑफ लाइम, ये लाइम का कार्बोनेट है, ठीक है? कलर क्या है? इट्स हैविंग येलो, ब्राउन, ग्रे और वायलेट कलर। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी हो गई? 2.56 हो गया और इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ जो है, अब ये इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम हो जाती है। इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी है आपकी? 300 से लेके 500 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दीज आर सॉफ्ट, एब्सॉर्बेंट एंड सो दे डू नॉट रेजिस्ट एंड द वेदरिंग एक्शन। अब ये जो है वेदरिंग एक्शन जो है ये ईयर जो है थोड़ा कम कर पाते हैं, यानी कि अगर आंधी तूफान बारिश वगैरह आएंगे तो ये स्टोन जो है डेटोरेट हो सकता है, यानी कि ये स्टोन जो है आपका थोड़ा-सा प्रभावित हो जाएगा बारिश, आंधी तूफान से, इसकी सरफेस जो है थोड़ी-सी गड़बड़ा जाएगी, ठीक है? एग्जाम्पल क्या है इसके? जैसे चॉक हो गया, मार्बल हो गया, आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द लाइमस्टोन, ये लाइमस्टोन के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट इज स्लेट। स्लेट जो है वो क्या है? दीज आर कंपोज्ड ऑफ सिलिका और एल्यूमिना। स्लेट किससे बनता है आपका? सिलिका और एल्यूमिना यहाँ पे जो है आपके मिनरल है। कौन सा है? सिलिका मिनरल है और एल्यूमिना मिनरल है। एल्यूमिना आपका क्ले का कंपोनेंट होता है। क्ले को जो है, क्ले के अंदर जो मेन मिनरल होता है वो आपका कौन सा होता है? एल्यूमिना होता है, ठीक है? तो एल्यूमिना और सिलिका मिला के क्या बनता है? स्लेट बनता है। दीज आर यूजुअली ग्रे। ये स्लेट कैसी होती है? ग्रे। जैसे कि आपने देखा होगा बचपन में स्लेट इस्तेमाल करी होगी, तो ग्रे कलर की स्लेट होती है, वही वाली स्लेट है ये, ठीक है? या फिर डार्क ब्लू कलर होगा। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? 2.8 होती है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी तो ज्यादा होती है, मगर इसकी स्ट्रेंथ कम होती है, ठीक है? 700 से लेके 2100 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कम स्ट्रेंथ इसकी जो 700 लेके केजी सेंटीमीटर स्ट्रेंथ है, ठीक है? ये जो है यहाँ पे कार्बोनेट, इसकी स्ट्रेंथ कितनी थी? 1000 से लेके 1400 थी। तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी है? अच्छा, इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा होती है, 700 से लेके 2100 होती है, ठीक है? तो मगर इसको हम ऑर्नामेंटल वर्क्स के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये देखने में थोड़ी सी डलिश होती है, क्योंकि कलर अगर इसका ग्रे टाइप का कलर है, तो इसकी जो उसकी कलर होगा वो डल कलर होगा, तो इसको हम ऑर्नामेंटल वर्क के अंदर इस्तेमाल नहीं करते हैं। दीज आर हार्ड एंड टफ एंड लेमिनार इन नेचर। सबसे पहली दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, ये लेमिना में होती है। स्लेट कैसी होगी? लेमिना, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, इस तरीके से लेयर्स में बनी होगी,
ठीक है। इट इज यूजफुल रूफिंग, ये इसको हम रूफिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं एज अ फ्लोरिंग, फ्लोरिंग या रूफिंग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। दीज आर मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। ये जो स्लेट है हमें कहां से मिलती है, ये मेटामॉर्फिक रॉक से मिलती है। आगे हम देखेंगे मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है। इट कैन बी स्प्लिटेड इनटू थिन स्लैब्स, इसको हम अलग अलग स्लैब्स के अंदर कट कर सकते हैं। ये अगर दो स्लेट को आप इस तरीके से टकराओगे तो मेटेलिक साउंड आपकी आएगी। इसको हम ऐसी जगह इस्तेमाल करते हैं जहां पे जो है आपको डैम्प प्रूफिंग, जैसे कि आपको नमी से बचाना हो, ठीक है। अगर आपको नमी से बचाना है अपना स्ट्रक्चर, तो हम डैम्प प्रूफिंग के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे, स्लेट को इस्तेमाल करेंगे। बाथरूम पार्टीशंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। वॉल डेकोरेशन के अंदर, डेडो या स्टेप्स के अंदर हम जो है स्लेट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके 4 बिल्डिंग स्टोन्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टोन। स्टोन को कितने तरीके से क्लासिफाई किया गया है। तो स्टोन को अगर हम देखें तो इसको जनरली जो है 3 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला है इसका जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है कि जियोलॉजी के आधार पर जब हम स्टोन को क्लासिफाई करते हैं तो उसको जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। इसके अंदर इग्नियस रॉक आ गया, सेडिमेंट्री रॉक आ गया और मेटामॉर्फिक रॉक आ गया। सबसे पहले हम देखते हैं कि इग्नियस रॉक क्या है। तो इग्नियस रॉक क्या है कि जब धरती के अंदर जो मोल्टन रॉक होती है, मोल्टन रॉक का मतलब जो पिघली हुई रॉक है, जो पिघली हुई रॉक है, वो जब ऊपर आने लगती है तो क्या होता है, ऊपर आते आते अगर वो बीच में ही सॉलिडिफाई हो जाए तो उसको बोलते हैं हम मैग्मा। और जब वो मोल्टन रॉक जो है पूरी अर्थ की सरफेस पे आके चारों तरफ फैल जाए और तब वो सॉलिडिफाई हो तो उसको बोलते हैं हम लावा। तो क्या होगा, जब अंदर ही अंदर जो है वो जो है सॉलिडिफाई हो जाए, अगर रॉक जो मोल्टन रॉक जो है अंदर ही अंदर सॉलिडिफाई हो जाएगा तो उसको हम मैग्मा बोलेंगे, सरफेस पे आएगा तो उसको लावा बोलेंगे। तो जब लावा जो है ठंडा होता है तो उस टाइम पे बनता है आपका ग्रेनाइट, ठीक है। तो जब लावा ठंडा होगा तो क्या बनेगा, आपका ग्रेनाइट बनेगा या ड्यूराइट बनेगा। सॉरी, जब आपका लावा ठंडा होता है, ठीक है, जब आपका लावा ठंडा मैग्मा, ठीक है, मैग्मा मैग्मा जो है अंदर ही अंदर ठंडा होगा। अच्छा सॉरी, जब आपका मैग्मा ठंडा होता है तो आपका ग्रेनाइट बनता है और डियोराइट बनता है। और जब आपका लावा ठंडा होता है तो क्या बनता है, आपका बेसाल्ट और रियोलाइट बनता है, ठीक है। तो इसको हम जो इग्नियस रॉक है उसको दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक तो इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव का मतलब जब आपका जो मोल्टन रॉक है वो अंदर ही अंदर ठंडा हो जाए तो उसको बोलेंगे हम इंट्रूसिव रॉक। इसमें क्या होती है, स्लो कूलिंग होती है, यानी कि धीरे धीरे जो है आपका जो मोल्टन रॉक है धीरे धीरे ठंडी होती है, ठीक है। तो ये क्या होगी, आपकी इंट्रूसिव रॉक हो गई, ठीक है। इसको हम बोलेंगे क्या, मैग्मा। ये क्या है, मैग्मा। और मैग्मा के ठंडे होने से क्या बनता है, आपका ग्रेनाइट बनता है। एक्सट्रूसिव रॉक क्या है, जब वो बाहर आ जाए, बाहर आने के बाद आपका लावा बन गया और लावा ठंडा हो जाएगा तो उसको बोलेंगे हम एक्सट्रूसिव रॉक। और एक्सट्रूसिव रॉक के जो एग्जांपल है वो बेसाल्ट और रियोलाइट है, ठीक है। तो यहां पे हम इग्नियस रॉक के भी दो हम क्लासिफिकेशन देख लिए, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक क्या है, ये एक ऐसी रॉक है जो कि जो है वेदरिंग एक्शन से बनती है। किसके वेदरिंग एक्शन से, आपका जो विंड हो गया या फिर आपका जो है वाटर हो गया, वाटर के वेदरिंग एक्शन या विंड के वेदरिंग एक्शन से बनती है। ये वेदरिंग एक्शन किस पे होता है, एग्जिस्टिंग रॉक्स पे होता है। जैसे कि मान लिया कोई भी एग्जिस्टिंग रॉक है, उस एग्जिस्टिंग रॉक पे जो है वाटर जो है आके टकरा रहा है तो जो रॉक होगी वो छोटे 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 टुकड़ों में जो है कन्वर्ट हो जाएगी और वो छोटे छोटे टुकड़े जो है वो वाटर नीचे बहा के लेके आ जाएगा। जहां पे भी कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन होगा वहीं पे वो छोटे छोटे महीन टुकड़े जो हैं वो स्टोन के छोटे छोटे चिप्स जो हैं वो फैल जाएंगे और क्या बन जाएगी, वहां पे रॉक का फॉर्मेशन हो जाएगा। उस पे जब प्रेशर पड़ेगा या हीट पड़ेगा तो वहां पे जो है रॉक का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये क्या है, ड्यू टू द वेदरिंग एक्शन ऑफ वाटर, विंड एंड द फ्रॉस्ट ऑन द एग्जिस्टिंग रॉक, ठीक है, ऑन द एग्जिस्टिंग रॉक डिसइंटीग्रेट्स। यानी कि तब क्या होता है, जब विंड का, वाटर का और फ्रॉस्ट का एक्शन होता है तो जो एग्जिस्टिंग रॉक होती है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, यानी टूट जाती है, ठीक है। एंड द डिसइंटीग्रेटेड मटेरियल इज कैरिड बाय द विंड एंड वाटर। जो डिसइंटीग्रेटेड मटेरियल है वो विंड और वाटर जो है एक जगह से दूसरे स्थान पे लेके आ जाते हैं। और जब वो दूसरे स्थान पे आ जाएंगे, जब अगर वाटर बहा के लेके आएगा तो वाटर ऐसी जगह पे उसको लाके छोड़ेगा जहां पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा और उस ऑब्स्ट्रक्शन पे वो उस बिल्डिंग में उस मटेरियल को जो है पूरी जगह पे फैला देगा और फिर वहां पे एक्सट्रीम हीट और प्रेशर पड़ने के कारण वहां पे क्या बन जाएगी, एक रॉक बन जाएगी, ठीक है। तो flowing water deposits its suspended material at some points of obstacles to its flow. The deposit layers of the material get consolidated under the pressure by heat. The rocks thus formed are more uniform, fine grained, and compact in their nature and are called sedimentary rocks. इस तरह की रॉक्स को हम बोलेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स। अच्छा, अब ये सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होंगी, लेयर में होंगी, क्योंकि पहले लेयर आके बिछी एक, ठीक है ना, वाटर जो है सेडिमेंट्स पार्टिकल्स जो है
रॉक के सेडिमेंट्स जो हैं वो लेके आया, यानी कि जो डिसइंटीग्रेटेड रॉक्स हैं उसको लेके आया और उसको जो है एक जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है उसमें फैला दिया। तो पहले एक लेयर बनी, फिर दूसरी लेयर बनी, फिर तीसरी लेयर बनी। तो ये जो रॉक बनी आपकी सेडिमेंट्री रॉक, ये लेयर्स में बटी होती है, ठीक है। दे आर रिप्रेजेंटेड ए बेड और स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर इन ग्रेन्स, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या है, जैसे कि सैंडस्टोन हो गया, लाइमस्टोन हो गया, मडस्टोन हो गया, ठीक है, बिलोंग्स टू दिस क्लासिफिकेशन ऑफ द रॉक, ठीक है। ये आप देख रहे हो, दीज आर द सेडिमेंट्री रॉक्स। इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्लासिफिकेशन, यहाँ पे जो है आपका लेयर्स आपको दिखाई दे रही है, इस तरीके से आपकी लेयर्स बनी हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका वो है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक ऐसी रॉक होती हैं जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक से ही मिलकर बनी होती हैं। जब सेडिमेंट्री रॉक या इग्नियस रॉक्स पे एक्सट्रीम हीट और प्रेशर पड़ता है, जब सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक पे दोबारा से प्रेशर और हीट पड़े, तो उस टाइम पे क्या होती है, उन रॉक्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो जब किसी रॉक की एक्सट्रीम हीट और प्रेशर पड़ने के कारण केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ जाए, तो ऐसी रॉक को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो कौन कौन सी है, जैसे कि आपका स्लेट हो गया, मार्बल हो गया, क्वार्टजाइट हो गया, शिस्ट हो गया एंड ग्रेनिस हो गया। अल्टीमेटली जो मेटामॉर्फिक जो आपकी मेटामॉर्फिक रॉक है वो अल्टीमेटली किससे बन रही है, वो सेडिमेंट्री और जो है आपकी जो सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक से मिलकर बन रही है। तो हम देखते हैं कि ये किस तरीके से कन्वर्जन होता है और कन्वर्जन किस, कौन सी रॉक जो है किस रॉक में कन्वर्ट होती है। तो इस कन्वर्जन को जब आपका एक्सट्रीम हीट और प्रेशर जो है आपकी इग्नियस रॉक और इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक पे पड़े, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में होने वाले चेंजेस को, इस चेंजेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म, यानी कि जो चेंज हुआ है इसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म। और कैसे चेंज होता है हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक जो है जैसे शेल और क्ले हो गया, तो शेल और क्ले पे अगर एक्सट्रीम हीट और प्रेशर पड़ेगा तो पहले वो स्लेट में कन्वर्ट होगी, फिर इस पे एक्सट्रीम हीट और प्रेशर पड़ेगा तो फिलाइट में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर फिलाइट पे एक्सट्रीम हीट और प्रेशर पड़ेगा तो सिस्ट बन जाएगा, और फिर इस पे एक्सट्रीम और हीट और प्रेशर पड़ेगा तो ये गेनिस बन जाएगा। इसी तरीके से सैंडस्टोन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्वार्टजाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइमस्टोन जो है मार्बल में कन्वर्ट हो जाएगा, कोल जो है एंथ्रेसाइट में, और एंथ्रेसाइट पे जब एक्सट्रीम हीट और प्रेशर पड़ेगा तो वो ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। इग्नियस रॉक जैसे ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट पे एक्सट्रीम हीट और प्रेशर पड़ेगा तो वो गेनिस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो है थोड़े कन्वर्जन है, दिस कन्वर्जन इज कॉल्ड मेटामॉर्फिज्म। इस पूरे कन्वर्जन को मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं, और जो कन्वर्ट होकर रॉक बनती है उसको मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। ये सेम यहाँ पे सेम कन्वर्जन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर द रॉक्स में बी क्लासिफाइड एज। अब नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या हो गया, ये फिर तीन तरह का होता है, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स और फॉलिएटेड रॉक्स। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। ऐसी रॉक्स जो लेमिना से मिलके बनी होती है, यानी कि अगर हम उसको अलग करना चाहें तो लेयर में अलग होती हैं, ठीक है। जैसे कि एक लेयर, फिर अगर हमने दूसरी लेयर बनाना चाहे तो दूसरी लेयर बन जाएगी, फिर तीसरी लेयर में उसको काटना चाहे तो तीसरी लेयर में कट जाएगी, एक लेयर लेयर में कटेगी, ठीक है। These rocks having layered structures. They possess the planes of stratification और cleavage. इसके अंदर stratification plane होता है जिससे आप जिस प्लेन से आप उस रॉक को जो है अलग कर सकते हो, ठीक है। They can be easily splitted along these planes. Sandstone, limestone, slate. These are the examples of these rock. Unstratified rocks. Unstratified rocks ऐसी रॉक होती हैं जिसको किसी एक प्लेन में अलग करना पॉसिबल ना हो, ऐसी रॉक को हम अनस्ट्रेटिफाइड रॉक बोलते हैं। और अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स के एग्जांपल जो है ग्रेनाइट हो गया, ट्रैप, मार्बल, दीज आर द अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स। नेक्स्ट जो रॉक है हमारी फॉलिएटेड रॉक है। फॉलिएटेड रॉक ऐसी रॉक होती है जिसको हम स्प्लिट तो कर सकते हैं मगर इसकी कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक ही डायरेक्शन के अंदर इसको स्प्लिट कर सकते हैं, ये किसी भी डायरेक्शन के अंदर स्प्लिट हो सकती है, किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर स्प्लिट हो जाएगी, जरूरी नहीं है कि पैरेलल में ही हो, ठीक है। तो दीज रॉक्स हैव अ टेंडेंसी टू स्प्लिट अलोंग द डेफिनेट डायरेक्शन, यानी कि इसकी स्प्लिट होने की कोई एक डेफिनेट डायरेक्शन होती है, ठीक है। द डायरेक्शन नीड नॉट टू बी पैरेलल टू ईच अदर। अब ऐसा नहीं है कि पहले हमने अलग करा था तो पहले पैरेलल प्लेट में स्प्लिट हुआ था, फिर इसके ही पैरेलल में दूसरा दूसरा स्प्लिट हो, फिर इसके पैरेलल में तीसरा स्प्लिट हो, जैसे कि किसमें होता है, जैसे कि आपका स्ट्रेटिफाइड रॉक्स के अंदर होता है। तो ऐसा इसके अंदर जरूरी नहीं है कि अगर स्प्लिटिंग होगी तो किसी भी डायरेक्शन के अंदर हो सकती है, मगर उसकी जो स्प्लिटिंग डायरेक्शन है वो एक पर्टिकुलर स्प्लिटिंग डायरेक्शन होगी। This type of rock is very common in case of metamorphic rocks like gneiss और schist. इसके जो एग्जांपल है वो gneiss और schist है। नेक्स्ट इज केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टोन। तो केमिकल क्लासिफिकेशन के अगर आधार पर देखें तो सिलिशियस रॉक, एग्रीलिशियस रॉक
और कैलकेरियस रॉक्स। यहीं पे इसको समझते हैं नाम से ही। सिलीशियस रॉक का मतलब इसके अंदर सिलिका कंपोनेंट मेन होता है, सबसे ज्यादा सिलिका कंपोनेंट होता है, तो इसको हम बोलते हैं सिलीशियस रॉक। एग्रीलेशियस रॉक्स यानी कि इसमें जो है एग्रीलेशियस यानी कि एल्यूमिना सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो ये एग्रीलेशियस रॉक होगी। कैलकेरियस रॉक्स का मतलब ये है कि इसमें लाइम जो है ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, तो ये हो जाएगी आपकी कैलकेरियस रॉक्स। तो सिलीशियस रॉक्स के जो एग्जांपल्स हैं वो हो गए आपके ग्रेनाइट, ट्रैप और सैंडस्टोन। और एग्रीलेशियस रॉक्स जो कि आपकी एल्यूमिना से मिली होती है, और एल्यूमिना किस में होता है? क्ले में होता है। और क्ले क्ले को कौन सी प्रॉपर्टी दिखाती है आपकी? कौन सी जो है रॉक में आता है? स्लेट में आता है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल होंगे वो स्लेट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका कौन सा हो गया? कैलकेरियस रॉक। कैलकेरियस रॉक का मतलब जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइम होगा, तो लाइमस्टोन, चॉक और मार्बल और डोलोस्टोन, ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे? कैलकेरियस रॉक्स हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है आपका इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टोन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और रिसेंटली ये 2024-25 के अंदर पूछा गया था, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टोन। तो सबसे पहली स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टोन का स्ट्रक्चर। तो स्टोन का स्ट्रक्चर जो है आपका स्ट्रेटिफाइड भी हो सकता है और अनस्ट्रेटिफाइड भी हो सकता है। स्ट्रेटिफाइड का मतलब उसको लेयर में काटना जो है इजी हो, आसान हो, वो लेयर में कट सके, एक लेयर में जो है उसको काटना आसान हो। दूसरा जो है अनस्ट्रेटिफाइड का मतलब ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा स्टोन होगा जिसको आप एक डायरेक्शन में अंदर आप काट नहीं कर सकते हो, जो लेयर्स से नहीं बन के बनी है स्टोन, ऐसी स्टोन को हम बोलते हैं अनस्ट्रेटिफाइड स्टोन। तो जो स्ट्रक्चर्ड स्टोन होगी यानी कि जो लेयर्ड स्टोन होगी, उसको जो उस पे जो है हम उसको किसी भी शेप के अंदर हम आसानी से काट सकते हैं, उस पे वर्क करना आसान है। मगर जो आपकी अनस्ट्रेटिफाइड जो रॉक है, उस पे वर्क करना थोड़ा सा टिपिकल होता है। तो पहला आपकी प्रॉपर्टी कौन सी है? स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपकी? टेक्सचर। टेक्सचर का मतलब कि जो सरफेस है, जो स्टोन की सरफेस है, वो कैसी सरफेस है? वो खुरदुरी सरफेस है, वो बिल्कुल प्लेन स्मूथ सरफेस है, उसका टेक्सचर कैसा है, सरफेस टेक्सचर कैसा है? तो अगर वो फाइन ग्रेन है, अगर वो फाइन ग्रेन से मिलकर बनी है, तो उसका टेक्सचर जो होगा स्मूथ टेक्सचर होगा, ठीक है। फाइन ग्रेन स्टोन विद होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन लुक्स अट्रैक्टिव, और वो कैसे लगेगी? अट्रैक्टिव रॉक लगेगी, अट्रैक्टिव स्टोन लगेगा। हेंस दे आर यूज्ड फॉर द कार्विंग, इसको हम कार्विंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। सच स्टोन आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, ऐसे स्टोन जो है यूजुअली स्ट्रॉन्ग होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं। नेक्स्ट इज डेंसिटी, ठीक है। डेंसर स्टोन्स आर स्ट्रॉन्गर, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसका वेट ज्यादा होगा, और जिसका वेट ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ऐसा स्टोन है। लाइट वेट स्टोन्स आर वीक, जो लाइट वेट स्टोन होते हैं वो वीक होते हैं। एंड स्टोन विद स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन 2.4 आर कंसीडर्ड अनसुटेबल फॉर बिल्डिंग वर्क्स, यानी कि 2.4 से कम अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है तो उसको हम जनरली बिल्डिंग वर्क्स के अंदर इस्तेमाल नहीं करते हैं। अपीयरेंस, ठीक है, ए स्टोन विद यूनिफॉर्म और अट्रैक्टिव कलर इज ड्यूरेबल, यानी कि जिसका यूनिफॉर्म कलर होगा तो और अट्रैक्टिव होगा, वो ड्यूरेबल भी होगा इफ ग्रेन्स आर कॉम्पैक्ट, अगर उसकी ग्रेन्स जो हैं वो कॉम्पैक्ट हैं। मार्बल एंड ग्रेनाइट गेट वेरी गुड अपीयरेंस व्हेन पॉलिश्ड, हेंस दे आर यूज्ड फॉर द फेस वर्क्स इन द बिल्डिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका स्ट्रेंथ हो गया। तो स्ट्रेंथ क्या है? जो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, ठीक है। स्टोन्स की हम क्या देखते हैं? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है स्टोन की क्या होनी चाहिए? बहुत अच्छी होनी चाहिए। जनरली जो है 3 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से ऊपर के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वाले स्टोन को हम बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इससे कम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का हम स्टोन जो है इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो एक प्रॉपर्टी कौन सी हो गई आपकी? स्ट्रेंथ हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है आपकी? हार्डनेस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, हार्डनेस। इसको हम चेक भी करते हैं जनरली जब हम रोड वर्क करते हैं या फिर हम फ्लोरिंग वर्क करते हैं, तो उसमें वहां पे जो है हमें हार्डनेस प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्ली पता होनी चाहिए। अब हार्डनेस प्रॉपर्टी क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टोन बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन रेजिस्ट आइडेंटेशन एंड स्क्रैच मार्क्स ऑन इट्स सरफेस, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसका जो है जो स्टोन जो है उस अपनी सरफेस पे आने वाले स्क्रैच मार्क्स का विरोध करता है, ठीक है, यानी कि अपने सरफेस पे स्क्रैच मार्क्स को आने नहीं देता है। ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? हार्डनेस बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मान लिया किसी स्टोन है, स्टोन के हम सरफेस पे नेल से इस तरह से स्क्रैच डाल रहे हैं और स्क्रैच नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब वो हार्डेस्ट स्टोन है, उसकी हार्डनेस जो है ज्यादा है, ठीक है। अगर हम जो है चाकू से लेके इस तरीके से स्क्रैच मार रहे हैं, स्टील का जो चाकू है उस तरीके से स्क्रैच मार रहे हैं और निशान नहीं आ रहा है, तो मतलब इसका मतलब ये है कि स्टोन जो है आपका बहुत अच्छा स्टोन है, उसकी हार्डनेस बहुत ज्यादा है। इट इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी टू बी कंसिडर्ड व्हेन द स्टोन इज यूज्ड फॉर फ्लोरिंग एंड पेवमेंट, यानी कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तब हो जाती है जब स्टोन का हम फ्लोरिंग और पेवमेंट के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जिसपे हम चलते हैं, क्योंकि जब हम चलेंगे तो स्क्रैचेस आएंगे, ठीक है, जिससे कि उसकी शाइन जाएगी। अगर मान लिया उस पर स्क्रैच आ गए तो उसकी शाइन जो है खत्म हो जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी तब हम इस्तेमाल करते हैं जब
जब हमें स्टोन को फ्लोरिंग और पेवमेंट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस इज फाउंड बाय कंडक्टिंग टेस्ट ऑन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन इन डोरी टेस्टिंग मशीन। और ये टेस्ट किसके अंदर होता है? डोरी टेस्टिंग मशीन के अंदर होता है। इसको हम इस टेस्ट को भी हम करेंगे, ठीक है। अगर हमें रोड वर्क्स करना है तो हार्डनेस की वैल्यू 17 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर हमें बिल्डिंग वर्क करना है तो हार्डनेस जो है आपकी 14 से ज्यादा होनी चाहिए, 14 से कम हार्डनेस नहीं होनी चाहिए। तो कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस लेस देन 14 शुड नॉट बी यूज्ड, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारे पास कुछ मटेरियल्स हैं जिनकी हार्डनेस जो है का क्रम ये है, यानी कि जो मोहस हार्डनेस स्केल है वो क्या है। सबसे जो सॉफ्टेस्ट मटेरियल है वो क्या है? टेल्क है, ठीक है। टेल्क जो है एक पाउडर्ड फॉर्म में आता है, तो टेल्क जो है सबसे सॉफ्टेस्ट मटेरियल है। उसके बाद है आपका जिप्सम, ठीक है। फिर है आपका कैल्साइट। जिप्सम क्या है? इट कैन बी स्क्रैच बाय फिंगर नेल। इसको अगर आप फिंगर नेल से स्क्रैच करोगे तो जिप्सम पे फिंगर नेल से स्क्रैच आ जाएंगे। कैल्साइट पे क्या होगा? अगर आप फिंगर नेल से स्क्रैच करोगे तो इस पे स्क्रैच नहीं आएंगे कैल्साइट पे, मगर अगर इसको कॉपर पेनी यानी कि कॉपर की एक छड़ से अगर स्क्रैच करते हो तो कैल्साइट पे स्क्रैच आ जाएंगे। फ्लोराइड क्या है? फ्लोराइड पे आपको जो कॉपर पेनी से स्क्रैच करोगे तो नहीं आएंगे, मगर स्टील नाइफ अगर स्टील के चाकू से स्क्रैच करोगे तो स्क्रैच आ जाएंगे। तो इसी तरीके से और भी बने हुए हैं, और हार्ड हो जाएगा। एपिटाइट और हार्ड हो जाएगा, फिर ऑर्थोक्लेज और हार्ड हो जाएगा, फिर क्वार्ट्ज और फिर टोपाज और फिर कोरेंडम। और सबसे ज्यादा हार्डेस्ट मटेरियल जो है जिसपे स्क्रैच लाना बहुत ही मुश्किल है वो है आपका डायमंड, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज परसेंटेज वियर। परसेंटेज वियर क्या है? इट इज मेजर्ड बाय द एट्रिशन टेस्ट। इसको हम एट्रिशन टेस्ट से मेजर करते हैं। इट इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी टू बी कंसिडर्ड इन द सेलेक्टिंग द एग्रीगेट फॉर रोड वर्क्स। रोड वर्क्स के अंदर इसको इस्तेमाल करने के लिए हम ये वाला टेस्ट, एट्रिशन टेस्ट जरूर करते हैं। या फिर जब हम रेलवे ब्लास्ट इस्तेमाल करते हैं तो रेलवे ब्लास्ट के लिए या फिर रोड वर्क्स के लिए हम एट्रिशन टेस्ट, जो कि परसेंटेज वियर का मतलब टूट फूट, यानी कि स्टोन पे जब लोड आ रहा है तो उससे वो टूट फूट तो नहीं जा रहा, उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? एट्रिशन टेस्ट करते हैं। ए गुड स्टोन शुड नॉट शो वियर मोर देन 2%, यानी कि 2% से ज्यादा उसमें टूट फूट नहीं होनी चाहिए लोड आने पर, ठीक है। पोरोसिटी एंड एब्जॉर्प्शन। पोरोसिटी एंड एब्जॉर्प्शन, कितना वाटर को वो एब्जॉर्ब कर रहा है 24 घंटे के अंदर, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड पोरोसिटी एंड एब्जॉर्प्शन। जो गुड बिल्डिंग स्टोन है, जो गुड बिल्डिंग स्टोन है उसकी पोरोसिटी जो है 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नो केस नॉट, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 5%। 5% से ज्यादा जो है वो जो है आपके जो है वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर 5% से ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर लिए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसके अंदर वॉइड्स ज्यादा हैं, और जब वॉइड ज्यादा होते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ कम है, ठीक है। वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब ये है कि जब रेन और विंड वगैरह आएगी, आंधी तूफान वगैरह आएंगे, तो उसको वो बियर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, उससे उसकी ड्यूरेबिलिटी पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा। दैट इज कॉल्ड वेदरिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। रेन एंड विंड कॉज लॉस ऑफ गुड अपीयरेंस ऑफ द स्टोन, ठीक है। नेक्स्ट इज टफनेस। टफनेस क्या है? कि इट द रेजिस्टेंस टू इंपैक्ट इज कॉल्ड टफनेस, यानी कि इंपैक्ट लोड को बियर करने की कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं? टफनेस बोलते हैं। यानी कि अगर बहुत ज्यादा इंपैक्ट लोड वो बियर कर रहा है तो इसका मतलब आपका जो मटेरियल है बहुत ज्यादा टफ मटेरियल है, ठीक है। तो जो इसको रोड वर्क के लिए जब हम इस्तेमाल करते हैं, स्टोन विद टफनेस टफनेस इंडेक्स मोर देन 19 आर प्रिफर्ड फॉर रोड वर्क्स। क्योंकि रोड वर्क में क्या होता है, बार बार जब आपके व्हील्स चलते हैं, जब आपका जो है व्हीकल चलेगा तो उसके व्हील क्या करेंगे? इंपैक्ट लोड डालेंगे सरफेस के ऊपर, तो वहां पे जो टफनेस वैल्यू होती है वो 19 से ज्यादा होनी चाहिए। जो टफनेस कॉफिशिएंट होता है वो 19 से ज्यादा होना चाहिए। टफनेस इंडेक्स 19 13 टू 19 आर कंसीडर्ड एज मीडियम टफ। यानी कि अगर कोई मीडियम टफ आपका मटेरियल है तो उसका टफनेस इंडेक्स कितना होना चाहिए? 13 से लेके 19 का होना चाहिए, ठीक है। और अगर 13 से कम है तो उसको पुअर स्टोन बोलेंगे, उसकी टफनेस जो है बहुत कम है, वो इंपैक्ट लोड बियर नहीं कर पाएगा। सीजनिंग क्या चीज होती है? सीजनिंग का मतलब ये होता है कि जब हम स्टोन को अ, अ, खदान से क्वेरी करके लेके आते हैं, यानी कि जब हम स्टोन को माइन से लेके आते हैं, ठीक है, खदानों से लेके आते हैं, तो उसमें क्या होता है? उसमें मॉइस्चर कंटेंट होता है। तो उस मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव करने का प्रोसेस आपका क्या कहलाता है? सीजनिंग कहलाता है। द स्टोन ऑब्टेन फ्रॉम द क्वेरी कंटेन मॉइस्चर इन दी पोर्स। उसके पोर्स में मॉइस्चर रहता है, उसको मॉइस्चर को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सीजनिंग कहलाती है। तो दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टोन, ठीक है। अब हम कुछ टेस्ट देखते हैं स्टोन के ऊपर। दीज टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, ठीक है। तो स्टोन का जो पहला टेस्ट है वो है क्रशिंग टेस्ट। क्रशिंग टेस्ट जो है आपकी डायरेक्टली स्ट्रेंथ को डिनोट करता है, ठीक है, कि स्टोन की स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है। अगर हमें ये चेक करना हो कि स्टोन की स्ट्रेंथ कितनी है तो हम क्रशिंग स्ट्रेंथ सबसे पहले चेक करते हैं। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ चेक करने के लिए करेंगे, द सैंपल ऑफ द स्टोन इज फर्स्ट कट इन क्यूब्स ऑफ साइज 40 mm into 40 mm into 40 mm। यानी कि अगर हमें
स्टोन की क्रशिंग स्ट्रेंथ चेक करनी है, तो जो स्टोन है उसको हम 40 बाई 40 बाई 40 के क्यूब में कन्वर्ट करेंगे और टोटल सैंपल हम कितने लेंगे? टोटल सैंपल हम लेंगे 3 सैंपल, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने क्यूब बनाए, ठीक है, हमने जो है क्यूब बनाए। और क्यूब कैसे बनेंगे आपके? इस तरीके से आपके 40 बाई 40 के क्यूब बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्यूब बना लिए, ये हमने क्यूब बना लिया, ठीक है। अब इस क्यूब की जो डायमेंशन है, यानी कि हमने स्टोन को कट कर लिया और स्टोन को कट करके ये जो डायमेंशन है, दिस डायमेंशन इज 40 mm, ठीक है, ये 40 mm है। ये डायमेंशन कितनी है? दिस इज ऑल्सो 40 mm, दिस इज 40 mm, और ये वाली डायमेंशन भी कितनी है? दिस इज ऑल्सो 40 mm। तो 40 बाई 40 के हमने इस तरीके से क्यूब बना लिए और कितने सैंपल बनाने हैं? 3 नंबर्स में 3 सैंपल हम बनाएंगे, ठीक है। तो द मिनिमम नंबर ऑफ द स्पेसिमेन दैट कैन बी टेस्टेड आर 3, यानी कि 3 सैंपल आप टेस्ट करोगे। तो हमने 3 सैंपल इस तरह के बना लिए। फिर उसके बाद क्या करना है? द स्पेसिमेन आर प्लेस्ड इन वाटर फॉर 72 आवर्स, यानी कि 72 घंटे के लिए इन सैंपल्स को, तीनों सैंपल्स को पानी में डुबो के रख देना है हमें, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? उसको निकाल लेना है पानी में से। और इसको क्या करना है? इन सैंपल्स को हमने क्या करना है? सीटीएम के अंदर, ये जो कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन आप देख रहे हो, जो कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन आप यहां पे देख रहे हो, दिस इज द सीटीएम, दिस इज सीटीएम। और सीटीएम का मतलब क्या है? कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन। कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में यहां पे हम रख देंगे, ठीक है। यहां पे हम इसको, इस ब्लॉक को यहां पे इसके बीच में रख देंगे और ऊपर से इस तरीके से लोड इसके ऊपर पड़ता चला जाएगा। अगर अब इसको डायरेक्टली इसको ऐसे रख दें तो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन जो है इवन नहीं होता है। तो इसलिए क्या करते हैं हम? इसके अंदर 5 mm थिक का प्लाईवुड जो है, प्लाईवुड बोर्ड जो है, इसके ऊपर रख देते हैं, इसके ऊपर और इसके नीचे। और तब हम इसको इसके अंदर रखते हैं ताकि लोड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इवन लोड डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमने क्या करा? हमने करा कि ये जो ब्लॉक है इसको मान लिया, मैं ऐसे बना देता हूं। मैंने ये ब्लॉक लिया, ये हमने ब्लॉक लिया, इस तरीके से लगा दिया और इसके ऊपर क्या लगाया हमने? प्लाईवुड लगा दिया। यानी कि इसके ऊपर हमने क्या लगाया? इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया? प्लाईवुड लगा दिया, ठीक है। यहां पे हमने क्या लगा दिया? ये इस तरीके से प्लाईवुड लगा दिया और ऐसे ही प्लाईवुड जो है हमने कहां कर दिया? यहां पे लगा, ठीक है। तो ऊपर नीचे हम दोनों की साइड में क्या लगा दिया? हमने प्लाईवुड लगा दिया। यहां पे हम लिख देते हैं दीज आर द प्लाईवुड, ठीक है। ये क्या है आपका? दिस इज प्लाईवुड। ये प्लाईवुड हमने इसके अंदर लगा दिया। और ये प्लाईवुड की थिकनेस कितनी है? दिस थिकनेस इज, ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस है 5 mm थिक, 5 mm थिक। तो 5 mm थिक का प्लाईवुड है। और ये क्या है? दीज आर द क्यूब, स्टोन क्यूब, स्टोन क्यूब्स, स्टोन क्यूब है। अब इसके ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? इसके ऊपर हम क्या करेंगे? प्रेशर अप्लाई करेंगे। यहां पे हमने क्या किया? प्रेशर अप्लाई किया, ठीक है। यहां पे हम क्या करेंगे? प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही यहां से नीचे से प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो प्रेशर कैसे अप्लाई करोगे? इसका जो लोड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर है वो कितना है? कितना रेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, कितना प्रेशर अप्लाई करोगे? 40 न्यूटन पर एम स्क्वायर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में आप प्रेशर कितना अप्लाई करोगे? 14 न्यूटन पर एम स्क्वायर। फिर नेक्स्ट मिनट में फिर बढ़ जाएगा ये 18 न्यूटन, 28 न्यूटन पर एम स्क्वायर, फिर 14 और बढ़ जाएगा, फिर 14 और बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से, इस रेट से आप जो है, जो लोड है, जो प्रेशर है, वो उसको बढ़ाते चले जाओगे, ठीक है। और वो लोड कैलकुलेट करोगे जिस पे ये जो स्टोन का ब्लॉक है वो क्रश हो जाए, टूट जाए, ठीक है। तो वो लोड मान लिया आपका जो है, जो ब्रेकिंग लोड है, ठीक है, जो आपका फेलियर लोड है, फेलियर लोड, ठीक है, जो आपका फेलियर लोड है, फेलियर लोड, फेलियर लोड है, वो मान लिया आपका कितना आया? 2000, सॉरी, इसको हम करते हैं 32,000, मान लीजिए 32,000 न्यूटन पे, 32,000 न्यूटन पे जो है आपका जो है ये जो स्टोन है वो फेल हो जाता है। तो आपका जो है क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होगी? क्रशिंग स्ट्रेंथ, क्रशिंग
स्ट्रेंथ, क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होगी? तो क्रशिंग स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये वाला सरफेस, क्योंकि इसके ऊपर लोड लग रहा था, तो ये वाले सरफेस का एरिया कितना है? इसका एरिया कितना है? दिस एरिया इज 40 मल्टीप्लाई बाय 40 सेंटीमीटर, 40 मल्टीप्लाई बाय 40 mm, ठीक है। 40 मल्टीप्लाई बाय 40 का मतलब कितना हो गया? 4 चौक 16, 1600 mm स्क्वायर, ठीक है। ये इसका एरिया हो गया, ठीक है। अब क्योंकि मुझे क्रशिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है, तो टोटल लोड कितना पे फेलियर हुआ? 3200 न्यूटन पे फेलियर हुआ था, 32,000 न्यूटन पे फेलियर हुआ था, और एरिया कितना था उसका? 1600 था, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, और 16 दूनी 32 हो जाएगा, तो यहां से कितना आ जाएगा? 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये इसकी जो है आपकी क्रशिंग स्ट्रेंथ हो जाएगी, इस तरीके से निकाल लेंगे। ये आपकी फर्स्ट सैंपल की आई, फिर दूसरी सैंपल की आएगी, फिर तीसरी सैंपल की आएगी, तीनों का एवरेज कर लेंगे, तो आपकी क्रशिंग स्ट्रेंथ इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट जो है आपका हार्डनेस एब्रेशन टेस्ट या फिर स्क्रैच टेस्ट, यानी कि हार्डनेस टेस्ट आप किस तरीके से करते हैं? तो सबसे पहली बात, हार्डनेस टेस्ट जो हम करते हैं डोरी टेस्टिंग मशीन के अंदर करते हैं, और ये डोरी टेस्टिंग मशीन आपको ये दिख रही है, ये आपकी डोरी टेस्टिंग मशीन है। इस डोरी टेस्टिंग मशीन में जो आप बीच में प्लेट देख रहे हो, ये प्लेट जो है घूमती रहती है, रिवॉल्व होती है प्लेट, घूमती रहती है। इसके ऊपर हम क्या करते हैं? स्पेसिमेन को लगाते हैं, और स्पेसिमेन जो है जब ये घूमती है तो स्पेसिमेन इसके ऊपर रगड़ खाता है। स्पेसिमेन क्या करता है? रगड़ खाएगा, और जब वो रगड़ खाएगा तो उसका मटेरियल जो है वो निकलेगा, टूटेगा वो, ठीक है। तो उसके वेट में कमी आएगी, तो जितना अच्छा हार्ड मटेरियल होगा वो उतना कम रगड़ खाएगा, उसमें उतना कम जो है वो उस रगड़ खाने पे भी वो कम मटेरियल का लॉस करेगा, उसके वेट में कम कमी आएगी, ठीक है। मगर जो जितना आपका कम हार्ड मटेरियल होगा वो जो है क्या होगा? टूट फूट हो जाएगा, और उसके वेट में ज्यादा कमी आ जाएगी। तो यहाँ पे यही हम चेक करते हैं। तो इसके अंदर जो स्पेसिमेन बनता है, सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन बनाते हैं। वहां पे हमने क्यूबिकल स्पेसिमेन बनाया था क्रशिंग स्ट्रेंथ के अंदर। यहाँ पे हम जो बनाएंगे, जो अपना स्पेसिमेन बनाएंगे, वो सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन बनाएंगे। सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन कैसे होगा? इस तरीके से होगा, ये इस तरीके से होगा आपका सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन, और इसका जो डायमीटर होगा, टॉप डायमीटर, वो 25 mm होगा। इसका जो टॉप डायमीटर होगा वो कितना होगा? 25 mm होगा, ठीक है। ये डायमीटर आपका कितना होगा? दिस इज द 25 mm, और इसकी हाइट भी कितनी होगी? इसकी हाइट भी 25 mm होगी, 25 mm, यानी कि दोनों डाया और इसकी हाइट दोनों दोनों क्या होगी? 25-25 mm होगी, ठीक है। और ये भी आप कितने बनाओगे? 3 सैंपल बनाओगे, और इट इज प्लेस्ड इन डोरी टेस्टिंग मशीन एंड प्रेस्ड विद अ लोड ऑफ 12.5 न्यूटन। यानी कि सिर्फ इसको रखना नहीं है, इसको इस प्लेट के ऊपर रखना नहीं है, इसको इस प्लेट पे रख के इसके ऊपर लोड भी लगाना है, ताकि वो घसड़ तो खाए। अगर घसड़ नहीं खाएगा तो फिर कैसे उसका मटेरियल लॉस होगा? तो इसके ऊपर कितना लोड लगाना है? 12.5 न्यूटन का इसके ऊपर लोड लगाना है। जो आपकी जो प्लेट है, जो प्लेट रिवॉल्व करती है, 28 आरपीएम, 28 रोटेशन पर मिनट, यानी कि एक मिनट में 28 रोटेशन ले लेती है, 28 बार घूम जाती है, ठीक है। इसके हमें 1000 रिवॉल्यूशन लगवाने हैं, यानी कि 1000 रिवॉल्यूशन जो है ये पूरी करनी चाहिए, और इस पे लोड कितना लगेगा? स्पेसिमेन के ऊपर 12.5 न्यूटन का लोड लगेगा। तो जब ये लोड लगेगा इसके ऊपर, तो ये घसड़ खाएगा, घसड़ खाने के बाद इसके जो वेट है इसका, उस वेट में कमी आएगी। तो स्टार्टिंग में इसका वेट ले लेंगे, और जब ये पूरे 1000 इस पे हम लोड लगा देंगे, और ये प्लेट जो है 1000 रिवॉल्यूशन पूरा ले लेगी, उसके बाद इस स्पेसिमेन को निकालेंगे और दोबारा से इसका वेट लेंगे, ठीक है। और जब आप दोबारा से निकालोगे तो इसमें क्या क्या करेंगे? हमें लॉस इन वेट कैलकुलेट करना है। पहले वाला वेट कितना था? मान लिया आपका W1 था, और दूसरे वाला वेट कितना है? W2। तो दिस इज कॉल्ड लॉस इन वेट, लॉस इन वेट। लॉस इन वेट हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब यहां से जब हमें लॉस इन वेट कैलकुलेट हो गया, तो हार्डनेस कॉफिशिएंट हम फिर यहां से कैलकुलेट करते हैं। हार्डनेस कॉफिशिएंट कैसे कैलकुलेट होगा? 20 माइनस लॉस इन वेट डिवाइडेड बाय 3, और यहां से क्या आ जाएगा? आपका हार्डनेस कॉफिशिएंट आ जाएगा। अब हार्डनेस कॉफिशिएंट अगर 14 से कम है तो पुअर हार्ड है, और अगर कॉफिशिएंट ऑफ हार्डनेस 17 से कम है, यानी कि 14 और 17 के बीच में है, तो मीडियम हार्ड है, और अगर 17 से ज्यादा है तो बहुत ज्यादा हार्ड मटेरियल है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कौन सा टेस्ट? दिस इज द हार्डनेस टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट जो है आपका इंपैक्ट टेस्ट। इंपैक्ट टेस्ट का मतलब ये होता है कि वो जो स्टोन है वो कितना टफ है, या किस कौन सी प्रॉपर्टी को चेक करता है? दिस चेक द टफनेस, ये चेक करता है आपके टफनेस को, ठीक है। तो चेक करेगा ये, टफनेस प्रॉपर्टी को चेक करता है, ठीक है। इसके अंदर क्या कहते हैं? सिलिंड्रिकल ऑफ डायमीटर 25 mm, हाइट 25 mm इज टेकन आउट फ्रॉम द सैंपल्स ऑफ द स्टोन। यहां पे भी हम जो सैंपल्स लेंगे 25 बाय 25 का, 25 सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन लेंगे, जिसका डायमीटर जो है 25 का होगा, और हाइट भी उसकी 25 की होगी, और इसको जो है हम इस मशीन के अंदर रख देंगे, और इसके ऊपर से हैमर को फॉल कराएंगे। वो जो हैमर होगा
वो कितने न्यूटन का होगा? 20 न्यूटन का हैमर इसके ऊपर फॉल करेगा। अब कैसे हम इस पहले तो हमने क्या रख दिया, यहाँ पे सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन रख दिया। इसके नीचे क्या रख दिया हमने, यहाँ पे जो है सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन रख दिया। इस तरीके से हमने सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन रख दिया और ये आपका हैमर है। ये क्या है आपका? दिस इज़ द हैमर, दिस इज़ द हैमर। ये आपका हैमर है। अब ये हैमर जो है इसके ऊपर बार-बार जो है हम इसके ऊपर गिराएँगे। अब पहले बार हम क्या करेंगे, पहली बार इसकी हाइट 1 सेंटीमीटर रखेंगे, गिराएँगे, हम देखेंगे नहीं टूटा। फिर दोबारा इसकी हाइट 2 सेंटीमीटर कर देंगे, गिराएँगे, अभी भी नहीं टूटा। फिर इसकी हाइट 3 सेंटीमीटर कर देंगे, गिराएँगे, अभी भी नहीं टूटा। 4 कर देंगे, 5 कर देंगे। जिस भी हाइट पे ये टूट जाएगा, उसको हम नोट कर लेंगे, ठीक है? तो द हाइट ऑफ द फर्स्ट ब्लो इज़ 1 सेंटीमीटर, सेकंड ब्लो 2 सेंटीमीटर, थर्ड इज़ 3 सेंटीमीटर एंड सो ऑन, ठीक है? द हाइट ऑफ द ब्लो एट विच द स्पेसिमेन ब्रेक्स, जिस हाइट पे स्पेसिमेन आपका ब्रेक हो जाएगा उस हाइट को हम नोट कर लेंगे। तो टफनेस कोएफिशिएंट यहाँ पे निकालते हैं। वहां पे हमने हार्डनेस कोएफिशिएंट निकाला था, यहाँ पे हम टफनेस कोएफिशिएंट निकालेंगे। टफनेस कोएफिशिएंट क्या क्या होगा? सिंपल हाइट, जिस हाइट पे वो आपका स्पेसिमेन ब्रेक हो गया वही आपका टफनेस कोएफिशिएंट है। और अगर टफनेस कोएफिशिएंट आपका 13 से कम आता है तो वो मटेरियल आपका पुअर टफ है, यानी कि आपका वो मटेरियल जो है अधिक टफ नहीं है। और अगर आपका 13 और 19 के बीच में आता है तो वो मॉडरेट टफ है, और अगर वो 19 से ज्यादा आता है तो वो क्या होगा? आपका वेरी टफ मटेरियल है। वहां पे 17 था, यहाँ पे 19 हो गया। यहाँ पे क्या था आपका? 17। कोएफिशिएंट ऑफ हार्डनेस जब 17 से ज्यादा हो जाएगा तब वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है? हार्डनेस टफनेस में क्या है? जब वो 19 से ज्यादा होगा तब जो है वो वेरी जो है टफ मटेरियल जो है आपका वो होगा। नेक्स्ट जो है आपका वो क्या है? एट्रिशन टेस्ट है। अब जो एट्रिशन टेस्ट है वो वियर टेस्ट है, यानी कि रेट ऑफ वियर को यहाँ यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे? रेट ऑफ वियर, वियर की प्रॉपर्टी चेक करेंगे यहाँ पे हम कि टूट फूट कितनी है, यानी कि लोड आने पे जो है स्टोन आपका टूट फूट तो नहीं रहा, ये ऐसे चेक करेंगे। इसको चेक करते हैं। दिस टेस्ट इज डन इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड्स। ये अधिकतर रोड कंस्ट्रक्शन में चेक किया जाता है। और कहाँ पे होगा ये? डेविल टेस्टिंग मशीन, यानी कि डेविल्स टेस्टिंग मशीन। ये टेस्टिंग मशीन कौन सी है आपकी? दिस इज द डेविल टेस्टिंग मशीन। ये आपकी डेविल टेस्टिंग मशीन है, इसके अंदर ये टेस्ट होगा, ठीक है? सैंपल ऑफ द स्टोन इज ब्रोकन इनटू द पीसेस ऑफ 60 mm साइज। अब यहाँ पे हमें कोई सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन नहीं लेना, मगर जो साइज ऑफ द स्पेसिमेन होगा, यानी कि जो आपकी गिट्टियां होंगी वो 60 mm साइज की होंगी, ठीक है? 60 mm की सीव के ऊपर 60 mm सीव से पास करने वाली हमें जो है क्या लेनी है? आपको स्टोन के सैंपल्स लेने हैं, ठीक है? मान लिया हमने 2 किलो 3 किलो जो है हमने जो है एग्रीगेट ले लिया, जिसका साइज जो है एग्रीगेट का साइज जो है 60 mm होना चाहिए, ठीक है? फिर हम इसको क्या कर देंगे? इस ड्रम के अंदर भर देंगे। जो ड्रम रखे हैं आपके सिलिंड्रिकल ड्रम्स, इनके अंदर रख देंगे और ये ड्रम जो है रिवॉल्व होते हैं, ठीक है? नाउ 5 kg वेट ऑफ दीज सच पीसेस आर देन प्लेस्ड इन द सिलिंडर्स ऑफ द डेविल्स एट्रिशन टेस्टिंग मशीन। और ये ड्रम जो है, जो ड्रम है सिलिंड्रिकल ड्रम्स, ये 30 आरपीएम की गति से, यानी कि 1 मिनट में 30 चक्कर ये लगाते हैं और उनको 5 घंटे तक रोटेट होने छोड़ दिया जाता है, ठीक है? तो द कंटेंट्स आर देन टेकन आउट फ्रॉम द सिलेंडर। उसके बाद ये कंटेंट जब हम 5 घंटे पूरे हो जाएंगे, 5 घंटे तक ये रोटेट होते रहेंगे, उसमें उसके बाद हम इसको जो है इसमें से हम क्या कर लेंगे? ये वाला एग्रीगेट जो है बाहर निकाल लेंगे, 60 एम साइज का बाहर निकाल लेंगे। अब क्या होगा? वो 60 एम का जो साइज होगा वो टूट-फूट गया होगा, ठीक है? यानी कि कुछ जो है उसके अंदर जो है टुकड़े-टुकड़े हो गए होंगे, यानी कि 60 एम का साइज थोड़ा-सा कम हो गया होगा। अब वो साइज जितना कम हुआ होगा, ठीक है? उतना वो कम जो है वो उसकी जो रेट ऑफ वियर जो है, उतना जो है कम रेट ऑफ वियर है। यानी कि अगर कम जितना कम उसके साइज में कमी आई, ठीक है? वो उतना अच्छा जो है आपका मटेरियल है। और ज़्यादा टूट-फूट गया, ठीक है? ज साइज आपका बहुत छोटा हो गया मटेरियल का, तो क्या होगा? इसका मतलब उसका रेट ऑफ वियर जो है, वो अच्छा वियरिंग मटेरियल जो है, वो नहीं है, ठीक है? The content are then taken out from the cylinder and passes through the 1.5 mm mesh। अब उसको जो है 1.5 mm mesh के ऊपर से, यानी कि 1.5 mm की जो सीव है उसके ऊपर डाल देंगे और उसको छानेंगे, ठीक है? तो जो मटेरियल, द क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल व्हिच इज रिटेन ऑन द सीव इज देन वेट, यानी कि ऐसा मटेरियल जो 1.5 mm की सीव पे रिटेन हो जाए उसका वेट ले लेंगे हम। उसका हमने वेट ले लिया, वेट ऑफ द परसेंटेज ऑफ द वेट, वेट पासिंग 1.5 mm सीव, यानी कि जो मटेरियल आपका अ, अच्छा, हमने क्या करा? द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल व्हिच इज रिटेन्ड ऑन द सीव इज देन वेट, ठीक है? जो उस पे रिटेन हुआ उसको हम वेट कर लेंगे और जो उससे पास हो गया उसको भी वेट कर लेंगे, ठीक है? दोनों को हमने वेट कर लिया, मगर मेन हमारा किस पे फोकस होगा कि कितना पास हो गया, ठीक है? तो परसेंटेज ऑफ वेट पासिंग 1.5 mm सीव को हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ द सैंपल, यानी कि जो आपने इनिशियल वेट लिया था मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? रेट ऑफ वियर आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा।
तो दिस इज द एट्रिशन टेस्ट। एट्रिशन टेस्ट के बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टेस्ट इज द एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट किस लिए किया जाता है, ये वेदरिंग रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए किया जाता है कि आपका जो स्टोन है वो वेदर रेजिस्टेंस है या नहीं। उसमें जो है वो एक्सटर्नल एजेंसीज जैसे कि एसिड रेन हो गया या फिर कोई रेन तूफान आंधी तूफान उसको झेलने की कैपेसिटी है या नहीं है, तो ये उसको डिटरमाइन करता है, वेदरिंग रेजिस्टेंस को चेक करता है। तो इसमें क्या करते हैं हम, स्टोन को जिसके शार्प एजेस होंगे, ऐसा स्टोन लेंगे जिसके एजेस जो है शार्प होंगे, उसको हम HCl के अंदर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर 7 दिनों तक डुबा के रख देंगे और 7 दिन के बाद इसको हम निकाल के जो है आंखों से चेक करेंगे, अपनी नेक्ड आई से चेक करेंगे। अगर जो सरफेस जो है, अगर जो उसकी सरफेस है, स्टोन की सरफेस पाउडर सरफेस है और उसके एजेस जो है ब्लंट हो गए, तो इसका मतलब क्या है, जो वेदरिंग रेजिस्टेंस है उसकी वो क्या है, कम है। ठीक है। और अगर उसकी सरफेस जो है पाउडर सरफेस नहीं है, उसके जो एजेस हैं वो शार्प एजेस हैं अभी भी, तो इसका मतलब क्या है, उसकी वेदरिंग रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो ये हो गया आपका एसिड टेस्ट जो कि बहुत सिंपल टेस्ट था। उसके बाद आपका वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। ये वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट भी बहुत ज्यादा सिंपल टेस्ट है। इसके अंदर पहले क्या करते हैं, 50 ग्राम के स्टोन चिप्स ले लिए। उसके बाद हमने क्या करा, उसको हमने ओवन के अंदर रख दिया 105 डिग्री सेंटीग्रेड तक, जिससे कि उसके अंदर जितना भी वाटर कंटेंट है वो सारा का सारा वाटर कंटेंट उड़ जाए। फिर क्या करेंगे, उसको कूल करेंगे। कूल करने के बाद क्या करेंगे, उसका दोबारा से वेट ले लेंगे। अब ये जो वेट है वो ड्राई वेट आया, W1 इज द ड्राई वेट। ये जो वेट है ड्राई वेट आया। उसके बाद क्या कर देंगे, आप 50 ग्राम के चिप्स को पानी के अंदर डुबा के रख देंगे 3 दिन तक। 3 दिन तक उसको पानी के अंदर डुबा के रखेंगे। उसके बाद फिर हम उसको निकाल लेंगे और दोबारा से वेट ले लेंगे। दैट वेट इज W2। वो वेट कितना आ गया, W2 आ गया। तो ये वेट कितना है, वाटर को मिला के है, और ये वेट क्या है, वाटर को हटा के है। अब हमें क्या निकालना है, वाटर एब्जॉर्प्शन निकालना है। तो वाटर एब्जॉर्प्शन क्या होगा, इट इज द परसेंटेज एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर। ठीक है। तो W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपका क्या आ जाएगा, दिस इज द वाटर एब्जॉर्प्शन। और गुड बिल्डिंग स्टोन के अंदर जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो 5% से कम ही होना चाहिए। 5% से ज्यादा जो है वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए बिल्डिंग स्टोन्स का। ठीक है। तो ये सारे आपके टेस्ट हो गए। और जो AKTU से जो आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं इस स्टोन वाले टॉपिक से और जो बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2024 के अंदर पूछा गया था गुड बिल्डिंग स्टोन्स के बारे में बताओ। तो जितनी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ाई हैं, जितनी प्रॉपर्टीज मैंने आपको पढ़ाई हैं, वो सारी जो है गुड बिल्डिंग स्टोन्स की ही हैं। ठीक है। प्रॉपर्टी के बारे में पूछ रहा है बिल्डिंग मटेरियल्स की, क्यों प्रॉपर्टी को पढ़ना जरूरी है। ठीक है। फैक्टर्स गवर्निंग द चॉइस ऑफ द बिल्डिंग मटेरियल, की बिल्डिंग मटेरियल को हम किस तरीके से सेलेक्ट करें। तो ये सारे जो है क्वेश्चंस जो हैं इस लेक्चर से पूछे गए हैं और ये सारे हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, थैंक यू।